हेलो दोस्तों, यूपीटी टीजीटी पीजीटी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ब्रिटिश शासनकाल में भारत में शिक्षा का विकास। तो ब्रिटिशों के शासनकाल में भारत की शिक्षा व्यवस्था किस तरह की थी और उसमें किस तरह का सुधार हुआ और कौन कौन से प्रमुख आयोग बने हैं, उसके बारे में आइए आज समझते हैं और देखते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास नहीं किया। इन दिनों में कुछ उदार अंग्रेज ईसाई मिशनरियों और उत्साही भारतीयों ने इस दिशा में प्रयास किया। 1881 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। 1778 में हेस्टिंग के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डक्कर द्वारा 1791 में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के सैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। आगे देखते हैं दोस्त। आगे अंग्रेज धर्म प्रचारक और ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रचार हेतु श्री रामपुर कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया तथा बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया। डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज ने 1820 में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, राधाकांत देव, महाराज तेजसेन, चंद्र बहादुर राय, जयप्रकाश नारायण घोषाल आदि के प्रयासों से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, हाइट ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज 1815 ईस्वी की स्थापना को, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 में किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए खर्च करें। आगे देख लेते हैं। शिक्षा के माध्यम पर विवाद। तो लोक शिक्षा की सामान्य समिति ने 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुट विभाजित थे, जिसमें एक प्राच्य विद्या समर्थक दल और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक थे। प्राच्य शिक्षा समर्थक दल के नेता H.T. प्रिंसेप तथा H.N. विल्सन थे। प्राच्य शिक्षा समर्थकों का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए। एक और गुट जो बम्बई में सक्रिय था के नेता मुनरो और एल्फिंस्टन ने पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देसी भाषा में देने की वकालत की। आगे देख लेते हैं। अगला, दूसरी ओर आंग्लवादी दल ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। वे भारत पर पश्चिमी मापदंडों को पूर्णतः आरोपित करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि यदि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के सभ्य वर्ग में एक भी मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद को उग्र होता देख तत्कालीन भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति बंगाल का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण पत्र प्रस्तुत करने को कहा। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने स्मरणार्थ लेख प्रस्तुत किया। मैकाले ने भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की। मैकाले के अनुसार यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का
एक कोना भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये इम्पोर्टेंट कोटेशन है दोस्त, इम्पोर्टेंट है। मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से भारतीय हो, परंतु उसकी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा अंग्रेजों जैसा हो, अर्थात वो ब्राउन रंग के अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था। गवर्नर जनरल बैंटिंग ने मैकुली मिन्यूटी को 7 मार्च 1835 को स्वीकार करने का आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा उसकी सभी खर्च इसी उद्देश्य के लिए किए जाएं। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। शिक्षा का अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत। शिक्षा के अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन इसी उद्देश्य से किया गया कि सर्वोत्तम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग को शिक्षित होने पर क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। इसके कहने का मतलब था दोस्त कि बड़े वर्ग को शिक्षा दिया जाए और उससे छन कर छोटे व्यक्तियों तक पहुंच जाएगा, लोगों तक पहुंच जाएगा। शिक्षा के अधोमुखी स्पंदन सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया था। वैसे मैकाले ने भी इस सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के समय में प्रभावी हुई। आगे देख लेते हैं दोस्त 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1853 के चार्टर्ड एक्ट में भारत शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति गठित किया गया। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया है। वुड डिस्पैच की कुछ प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं, तो आइए देखते हैं दोस्त। पहला, सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। अगला, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषा को भी प्रोत्साहित किया जाए। अगला, देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनके ऊपर जिला स्तर में एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना महिला शिक्षा को प्रोत्साहन करेगा दोस्त। आगे देख लेते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना। 7वां, कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना, जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगा। अगला दोस्त, लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित की योजना। इनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना हो। वुड डिस्पैच की सिफारिश के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत समाप्त हो गया। आगे देख लेते हैं दोस्त। हंटर कमीशन 1882-83 में इसकी स्थापना हुई थी। लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठन किया, जिसका उद्देश्य 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए उपाय सुझाने, आयोग की सिफारिशें प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो, इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। उच्च शिक्षा संस्थानों के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए। इसकी वजह पर सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। हाई स्कूलों में प्रवेशिका परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए।
आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और इसे बढ़ावा देने को कहा। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन। हंटर की स्तुतियों पर सामान्यतया प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्य किया गया। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे रैले कमीशन 1902। आगे दोस्त वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शिक्षा से संबंधित मैकाले की योजना की आलोचना की। कर्जन द्वारा शिक्षा में लाने वाले परिवर्तनों का उद्देश्य राजनीतिक अधिक शैक्षिक कम था। 1901 में कर्जन ने भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया। सम्मेलन में पारित प्रस्ताव शिमला प्रस्ताव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिमला सम्मेलन में पारित प्रस्ताव की तीखी आलोचना से विवश होकर कर्जन 1902 में थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई। गुरुपद दास बनर्जी व सैन्य बिलाग्राही भी सदस्य थे। 1904 में पारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। विश्वविद्यालय के उपसदस्यों की संख्या 50 से न्यून तथा 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिनका कार्यकाल 6 वर्ष होगा उन सदस्यों को सरकार द्वारा चुना जाना था। दूसरा, विश्वविद्यालय को अध्ययन तथा शोध के लिए प्रोफेसर और लेक्चरर की नियुक्ति की जानी चाहिए। तीसरा, विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। सरकार को विश्वविद्यालय की सेनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो विशेषाधिकार दिया गया। आगे देख लेते हैं दोस्त। इस अधिनियम द्वारा अशासकीय कॉलेजों पर नियंत्रण। आगे देख लेते हैं दोस्त अगला। कठोर कर दिया गया नियंत्रण। कठोर कर दिया गया। सिंडिकेट के समय समय पर कॉलेजों के निरीक्षण पर अधिकार मिल गया। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा निर्धारित करने का अधिकार मिल गया। कॉलेजों को विश्वविद्यालय से संबंधित करने का अधिकार सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया। कर्जन ने विश्वविद्यालय की अधिनियम भी की आलोचना करते हुए आलोचकों ने कहा कि भारतीय विश्वविद्यालय संसार में सबसे अधिक पूर्णतया सरकारी विश्वविद्यालय बन गए। कर्जन के समय कृषि विभाग, पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। साथ ही 1904 के प्राचीन स्मारक अभिलेख संरक्षण अधिनियम को पारित करने में सहायता दी गई। आगे देख लेते हैं दोस्त। भारत में शिक्षा महानिदेशक की नियुक्ति कर्जन के समय में ही की गई। इस स्थान को ग्रहण करने वाला प्रथम अधिकारी H.W. ऑरेंज है। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे 1913 ईस्वी का सरकारी प्रस्ताव 21 फरवरी 1913 को नवीन शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें प्रत्येक प्रांत में एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर जोर दिया गया। शिक्षण विश्वविद्यालय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण और माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए निजी प्रयासों के महत्व पर बल। 1914 में छिड़े पहले महायुद्ध के कारण ये प्रस्ताव क्रियान्वित नहीं हो सके। तो ये रहा दोस्त आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, भारत में शिक्षा का विकास। मुझे हमारा प्रयास आपको ठीक लगा। हमारा प्रयास हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।